नमस्कार व्यूअर्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो काफी समय से ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बार बार आ रहा है। जी हाँ, ये केस जुड़ा हुआ है उस वायलेंस से जो एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट के तहत देखने को मिले, जहाँ पर 53 लोगों की मौत हुई और साथ ही 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए। दर्शकों, ये केस उन एलिगेशंस पर बेस्ड है जहाँ पर मेन एक्यूज्ड हैं उमर खालिद, शारजिल इमाम, शिफा उर रहमान, मीरा हैदर और बाकी के कई सारे लोग। और जैसे कि आप जानते हैं कि इन सभी एक्यूज्ड के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। आप सभी को याद तो होगा ही कि इन सभी मेन एक्यूज्ड की प्लीज इस समय सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, जिसका आज एक और हियरिंग सेशन हमें देखने को मिला, जहां पर शारजिल इमाम के लॉयर ने अपने सीरियस आर्ग्यूमेंट रिजॉइंडर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखे। तो आइए बिना देरी करते हुए उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं और जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन एक्यूज को बेल देगा या नहीं। दर्शकों, इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की ओर आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जब ये हियरिंग हो रही थी उसी समय एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया, जहां पर करकुलडुमा कोर्ट के सामने उमर खालिद ने अपने बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन का ग्राउंड उनकी बहन की शादी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान पता चला कि उमर खालिद ने पहले भी ऐसी बेल प्लीज लगाई हुई है, लेकिन करकटडुमा कोर्ट के सामने इस बेल प्ली की हियरिंग 11 दिसंबर के लिए शेड्यूल की गई है। तो जब तक इस बेल एप्लीकेशन पे कोई फैसला नहीं होता, हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आज क्या हुआ। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया के सामने शारजिल इमाम के वकील यानी कि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। उन्होंने अपने रिजॉइंडर में सबमिट किया है कि जो शारजिल इमाम की स्पीचेस हैं वो इतनी भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि यूएपीए का जो एक्ट है वो उनके अगेंस्ट इन्वोक किया जाए। और इसी के तहत उन्होंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिटेल में सबमिट किया है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे यहाँ पर कहते हैं कि जो स्पीचेस उन्होंने दी है उसके अगेंस्ट एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उनके तहत उन्हें बेल भी ग्रांट कर दी गई है, लेकिन जिस स्पीच के तहत उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं उनका नाम किसी भी 750 एफआईआर में नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो करंट केस है ये ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। The charge is not whether my speech individually is falling foul of Section 15 of UAPA. In the actual rights cases where 750 FIRs were filed, Section 15 is not invoked. This is conspiracy to commit that offence where I am not named in 750 FIRs. We have to see whether the speeches were conspiratorial in nature. तो उन्होंने बेंच से कहा कि आपको पहले देखना पड़ेगा जो स्पीचेस मैंने दी हैं क्या वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकती हैं, क्या वो स्पीचेस इस नेचर की है कि मैं आप कह सके कि मैं इस कॉन्स्पिरेसी में जिम्मेदार हूँ। उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन का जो ऑर्डर था वो भी साइट किया, जहां पर उन्होंने बोला है कि बेंच नोट करे कि वहां पर ये कहा गया था कि इमाम डिड नॉट इंसाइट एनी वायलेंस। इट हैज बीन हेल्ड दैट आई मेड नो कॉल टू पिक अप एनी वेपन्स। आई एम बीइंग प्रोसिक्यूटेड नॉट ट्वाइस नॉट थ्राइस but maybe 8-10 times for the speeches I have given. दर्शकों, इस पूरे आर्गुमेंट सेशन के बाद एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जब जस्टिस कुमार ने सीनियर एडवोकेट दवे को कहा कि वो इमाम की स्पीचेस को रीड करे। दवे ने इस बात से एक्नॉलेज किया और उन्होंने माना कि उनकी स्पीचेस के कुछ पार्ट अनपेलेटेबल है, लेकिन साथ ही उन्होंने इमाम की जो लॉन्ग इनकार्सरेशन है, जो जेल में वो इतने समय से है, उसको भी साइट किया। He said some of his speech are unpalatable. It could be better worded. It could have remained within the four corners of law. Should not have done it, but today he is standing asking for the bail after 6 years in custody. He is not physically present or an accused in any of the cases where the riots actually took place. यानी कि उनका सबमिशन है कि वो ऐसी कहीं भी जगह मौजूद नहीं थे जहां पर ऐसे जो राइट्स हैं वो हुए या फिर ऐसे जो दंगे हैं वो भड़के। तो कैसे उनकी जो स्पीचेस हैं वो एक लेवल के जो मास लेवल का जो वायलेंस है वो क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद जो सीनियर एडवोकेट दवे थे उन्होंने इमाम की स्पीच को पढ़ा और साथ ही एसर्ट किया कि whatever has been happening since the last 6 months is a direct attack on Muslims. He emphasized that he has already secured bail for giving these speeches. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जितनी भी स्पीचेस वो पहले दे चुके हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर है और उन एफआईआर पर उन्हें बेल भी ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जस्टिस कुमार ने उनकी 22 जनवरी की चक्का जाम स्पीच को याद दिलाया। तो इस पर सीनियर एडवोकेट दवे ने रिस्पॉन्ड किया ये कहते हुए दैट ही हैज ऑलरेडी बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट इंसिडेंट एंड मेंटेन दैट हिज स्पीचेस कैन नॉट बी लेबल्ड एज कॉन्स्पिरेटोरियल। यानी कि उस स्पीच के लिए वो ऑलरेडी जो है वो पनिश हो रखे हैं और उन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन उस स्पीच को आप कॉन्स्पिरेसी से रिलेट नहीं कर सकते। जब दवे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे सबमिट किया तो उन्होंने एनआईए को भी यहाँ पर एक तरह से टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि अनलाइक माय काउंसिल ऑन माय साइड, आई एम नॉट थ्रोइंग एनीवन अंडर द बस।
but I am saying that those who were physically present, part of the WhatsApp group, part of the meeting, they have been granted bail. एंड आई एम हेयर ओनली फॉर माई स्पीचेस। तो उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि जितने भी एक्यूज और इस केस में थे, जिनको बेल मिल चुकी है, वो किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उस मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट भी थे। लेकिन जो उनके क्लाइंट है यानी कि जो शाजिल इमाम है, वो सिर्फ अपनी स्पीचेस की वजह से 6 साल से कस्टडी में है बिना किसी बेल के। दर्शकों, अब यहाँ पे रिचुएटर को कंक्लूड करते हुए सीनियर एडवोकेट दवे ने ये कहते हुए खत्म किया दैट दे से द स्पीच हैज लेड टू कॉन्स्पिरेसी, द रोल टू मी इज ओनली ऑफ दीज स्पीचेस, इफ these speeches lead to the riots, I would have been prosecuted for the riots. 750 FIRs, but I was not prosecuted in them. 6 years of custody as an under trial in a case of conspiracy. Given the voluminous nature, given the time for the trial, I am only asking for bail. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की कि ना ही मेरी स्पीचेस जो है वो कॉन्स्पिरेसी की तरफ इनिशिएट करती है, ना ही 750 FIRs में मेरा नाम कहीं भी दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक स्पीच की वजह से ही मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है, जहाँ पर मैं 6 साल से कस्टडी में हूँ। और इस 6 साल की कस्टडी यानी कि इतने लंबे समय के बाद जब ट्रायल जो है वो ठीक से प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है, मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट दबे हैं, उन्होंने शाजिल इमाम की तरफ से अपने जो रिजॉइंडर सबमिशन थे वो कंक्लूड किए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद है, वो शिफा उर रहमान की तरफ से प्रेजेंट होते हैं। शिफा उर रहमान वो अक्यूज्ड है जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने 8 लाख रुपए रिसीव किए ताकि जो प्रोटेस्ट साइट है उसे मैनेज कर सके। तो यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट खुर्शीद है वो असर्ट करते हैं कि एक प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है, यानी कि अगर आप सीए प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है या आपके जो इंटेंशंस हैं वो वायलेंस को इंसाइट करने के हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि there's some money received by the petitioner here. The worst allegation is 8 lakh saying that it was used to look after the protest site, but no recovery, no evidence of transfer. A protest site being supported is not an illegal if the protest is non-violent. यानी कि जो 8 लाख का क्लेम मेरे अगेंस्ट किया गया है, उसका ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई ट्रांसफर ट्रेल। अगर वो प्रोटेस्ट साइट नॉन वायलेंट है तो हम उसे सपोर्ट क्यों ना करें, वो किस ग्राउंड पे इलीगल मानी जाएगी। सीनियर एडवोकेट खुर्शीद ने आगे ये भी नोट करवाया कि जो रहमान है वो उनके अगेंस्ट एक भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है और जो डिले का ट्रायल डिले का जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो उनकी वजह से नहीं है। उन्होंने बोला कि वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी नहीं थी और उनके अगेंस्ट एक भी सिंगल FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। दर्शकों, अगर हम आगे सीनियर एडवोकेट खुर्शीद के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी में मेंसीरिया होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक मोटिव, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा आता है कॉजेशन। दे शुड बी एबल टू शो दैट कॉजेशन हैज टू बी डायरेक्ट। I am simply saying that I have said nothing, done nothing. The only allegation is that I used rupees 1 lakh to support people during the protest. तो केवल सिर्फ 1 लाख रुपए जो मैंने यूज किए प्रोटेस्ट में पीपल को सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ उसी की वजह से मेरे अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जा रहा है, जबकि किसी भी सिंगल FIR में मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मैं उस प्रोटेस्ट साइट को मैनेज कर रही थी। दर्शकों, हियरिंग में मीरा हैदर की तरफ से भी रिजॉइंडर सुनने को मिले हैं, जिसे सबमिट किया है सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने। और उन्होंने एक एलिबाई को एजर्ट किया जो ये बता सके कि जब ये प्रोटेस्ट हुए और जबकि ये एलिगेशंस जिस दिन के लगाए जा रहे हैं उस दिन मीरा हैदर सिटी में ही नहीं थी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ही वाज आउट ऑफ दिल्ली ड्यू टू हिज मदर्स डेथ। उन्होंने बोला आई हैव बीन इन कस्टडी फॉर 6 years फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन 2 meetings वेयर माय केस इज दैट आई वाज नॉट इन द सिटी व्हेन दोस मीटिंग्स हैपेंड। तो अगर वो सिटी में ही नहीं थी तो वो कैसे इन मीटिंग्स का पार्ट हो सकती है और कैसे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकती हैं। और जो डिले ट्रायल का जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एक्यूज पे, उसको भी काउंटर करते हुए जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि जो लेंथी टाइम दिया जा रहा है वो प्रोसिक्यूशन की साइड से लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें टाइम लग रहा है जो चार्जेस हैं वो फ्रेम करने में और इस वजह से ये ट्रायल डिले हो रहा है। द एंटायर इशू ऑन डिले इज ऑन द अदर साइड। 6 March 2020 is when the FIR was registered. Last charge sheet was 7/6/2023. This is a period of more than 3 years. यानी कि 3 साल के पीरियड में सिर्फ ग्रोथ FIR से चार्ज तक ही का हुआ है। दर्शकों, अब बात होती है एक और एक्यूज की जो है शदाब अहमद। उनको सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ मिश्रा ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अपने रिजॉइंडर में उन्होंने क्लेम किया है that solid evidence in the form of call data records that indicated Ahmed's absence from any violent confrontation. यानी कि वो एक सबूत लेकर आए और उन्होंने बोला कि इस सबूत के बेसिस पर हम ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जो ये डाटा रिकॉर्ड है, कॉल डाटा रिकॉर्ड है, इसमें कहीं भी ये इंडिकेट नहीं होता कि जो अहमद है, जो उनके क्लाइंट है, वो इस वायलेंट कन्फ्रंटेशन का पार्ट थे।
He said call data records show I was not there. 1.5 years later, they changed their stance, bringing oral evidence. Neither the High Court nor the trial court has considered this while rejecting bail plea. तो यहाँ पर उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उनके केस को कह सकते हैं आप एक तरह से काउंटर किया। उन्होंने बोला कि 1.5 साल पहले जो स्टांस था और 1.5 साल बाद जो स्टांस था वो प्रोसिक्यूशन का दोनों अलग-अलग हैं। ये सभी एक्यूज इस केस में काफी लंबे समय से जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में हो। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दिल्ली पुलिस के सबमिशंस के बाद, उनके एफिडेविट के बाद, पिटिशनर्स के रिजॉइंडर के बाद और अब बाद में कल जो एजी के रिजॉइंडर होंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या इन सभी एक्यूज को बेल मिलेगी या फिर ये केस एक और बार सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्र।